कहानी की शुरुआत एक एस्ट्रॉयड के अर्थ से टकराते हुए होती है। जैसे ही वो एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराता है उसी वक्त लोग अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को अलविदा कहने लगते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि एस्ट्रॉयड के टकराने से दुनिया खत्म होने वाली है। इसी बीच जोए नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड जेम्स के साथ रात बिताकर अपनी कार से शहर को लौट रही थी। रास्ते में कार चलाते हुए वो रेडियो पर आने वाली तबाही को लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शन सुनती है। एस्टेरॉयड ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन को हिट किया था और 12 घंटे के अंदर उससे निकलने वाला आग का तूफान ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने वाला था। जिंदगी के आखिरी लम्हे कुछ लोग बाइबल पढ़कर बिताना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग मरने से पहले अपनी ख्वाहिशें पूरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। सड़कों पर अफरा तफरी सी मची होती है, क्योंकि लोग आखिरी वक्त में अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। जेम्स ड्रिंक करते हुए जोए के साथ हुई बातचीत को याद करता है। उस दिन जोए ने उसे अपने बीच हाउस में रुकने के लिए कहा था, पर जेम्स ने उसकी बात नहीं मानी थी और इस वक्त वो कार ड्राइव करते हुए माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ड्रिंक भी कर रहा था, ताकि मौत का डर दिल से निकल जाए। अचानक जेम्स को गाड़ी रोकनी पड़ती है, क्योंकि ढेर सारे शॉपिंग कार्ट्स ने उसका रास्ता रोक लिया था। तभी एक आदमी अपने हाथ में कुल्हाड़ी जैसे हथियार को लेकर उसकी कार में घुसकर उसे धमकाने लगता है। वो कहता है कि उसे किसी ने धोखा दिया है और वो उसे मजा चखाना चाहता है। वो जबरदस्ती जेम्स की गाड़ी में बैठ जाता है और उसे अपने बताए हुए जगह पर चलने को कहता है। फाइनली वो लोग उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसने उसे धोखा दिया था। वहां पहुंचकर वो आदमी कार की चाबी निकाल लेता है और जेम्स को वहीं रुकने के लिए कहता है। पर जेम्स जब उस पागल आदमी को किसी को जान से मारते हुए देखता है तो कार से निकलकर भागने लगता है। आदमी उसका पीछा करता है, पर जेम्स एक वैन के नीचे छुपकर अपनी सांस रोक लेता है और तब तक छुपा रहता है जब तक वो आदमी किसी और के पीछे न भागने लग जाए। जब दुश्मन चला जाता है तब जेम्स कार के पहिए से एक कील निकालता है और उससे वैन को खोलने की कोशिश करता है। तभी वो पास में एक रेड वैन को पार्क होते हुए देखकर झुक जाता है। रेड वैन से दो पियक्कड़ एक छोटी लड़की को उठाकर लाते हैं। लड़की हेल्प के लिए चीखने लगती है। जब वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं तब जेम्स चुपके से रेड वैन में घुस जाता है और चाबी लगाकर वैन स्टार्ट करने ही वाला होता है कि उसे फिर से लड़की की चीख सुनाई देती है, इसलिए वो ड्राइव करने में हिचकिचाता है। लड़की की चीख उसे लगातार सुनाई दे रही थी। आखिर वो उस लड़की को बचाने का फैसला करके वैन में रखा हुआ एक हथौड़ा लेकर उस घर के अंदर चला जाता है। वो पूरे घर को तलाश करते हुए उस दरवाजे तक पहुंच जाता है जिसके अंदर वो लड़की बंद थी। अचानक एक आदमी उसकी तरफ बढ़ता है तो जेम्स हथौड़े को उसके सर पर मारता है। तभी एक दूसरा भारी भरकम आदमी पीछे से उसके गले में रस्सी डालकर उसका गला घोंटने की कोशिश करता है तो जेम्स उसके बगल में हथौड़े से वार कर देता है। वो आदमी उसे छोड़ देता है, पर पास रखे एक लैंप को उठाकर उससे जेम्स को मारता है। फिर वो तगड़ा आदमी उसे जमीन पर पटक देता है और लैंप से उसका गला दबाने लगता है तो जेम्स उसकी उंगली को अपने दांत से काट देता है। वो दर्द के मारे उसे छोड़ देता है। फिर जेम्स जल्दी से अपना हथौड़ा उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है। वो आदमी उसे लालच देता है कि अगर वो उसे नुकसान न पहुंचाए तो वो उस लड़की को उसके साथ शेयर कर सकता है, पर जेम्स को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो हथौड़े से उस मोटे आदमी के सर पर वार कर देता है। इसके बाद जेम्स दरवाजे पर लगे लॉक को तोड़ देता है और उस लड़की को बताता है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ आया है। वो उसे लेकर बाहर आता है, पर वो बहुत डरी हुई थी और रेड वैन में बैठना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि उसे अपने डैड के पास जाना है। इस पर जेम्स चिल्लाकर उससे कहता है कि इस तरह बाहर रहना उसके लिए सेफ नहीं है। इस पर वो मान जाती है। रास्ते में वो लड़की जेम्स को बताती है कि किस तरह उन दोनों बदमाशों ने उसे उसके डैड से मिलाने का झांसा देकर फंसाया था। वो ये भी बताती है कि उसके डैड कैसे दिखते थे और कैसे पेट्रोल डलवाने के दौरान दोनों बिछड़ गए थे। इतने में जेम्स नोटिस करता है कार में फ्यूल खत्म होने ही वाला है। जेम्स को समझ में नहीं आता कि वो इस बच्ची का क्या करे। 2 घंटे बाद जेम्स रेडियो में आने वाली रिपोर्ट को सुनता है जिसमें बताया जाता है कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। तभी उन्हें उस लड़की के डैड की कार दिख जाती है, जिसे देखकर वो कार का हॉर्न बजाने लगती है। साथ ही साथ जोर जोर से अपने डैड को आवाज भी देने लगती है, पर जेम्स उससे बताता है कि उसके डैड वहाँ नहीं है, तो वो उनसे मिलने के लिए अपनी आंट के यहाँ चलने को कहती है। लेकिन उसकी आंट का घर बहुत दूर था, इसलिए जेम्स जाने से मना कर देता है और उसे अपनी बहन के घर चलने को कहता है। पर वो बच्ची जिद करने लगती है कि दुनिया खत्म होने के समय वो अपने डैड के साथ रहना चाहती है, तो जेम्स अकेले वैन में चढ़कर उसे स्टार्ट कर देता है। तब कोई ऑप्शन न देखकर उस लड़की को गाड़ी में बैठना ही पड़ता है। फिर वो उसे बताती है कि उसका नाम रोज है। जेम्स और रोज जेम्स की बहन के घर पहुंचते हैं, पर बहुत बार बेल बजाने के बाद भी डोर नहीं खुलता, तो जेम्स बैक डोर से अंदर घुस जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि पूरे घर में क्रिसमस की सजावट की गई है। कुछ फैमिली एल्बम और शराब की बोतलें भी यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। उसे ऊपरी मंजिल से पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है और वो रोज से पूल में जाकर स्विमिंग करने को कहता है, ताकि वो उन चीजों को न देख सके जिसे देखकर वो डिस्टर्ब हो गया था। वो मास्टर बाथरूम की तरफ जाता है जहाँ उसकी बहन और उसके पति की लाश शॉवर के नीचे पड़ी थी। वो सब उससे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो कैबिनेट से शराब की बोतल निकालकर पीने लगता है। फिर वो बालकनी से रोज को स्विमिंग करते देखता है और तभी उसकी नजर पास ही के प्लेग्राउंड में अपनी भांजी की कब्र पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता था कि उसे थोड़ी देर पहले ही दफनाया गया था। ये सब देखकर वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है
कि वहाँ से जल्दी निकलना चाहता है और इसलिए अपनी बहन की कार को निकालने के लिए गैराज में जाता है, पर रोज उसके जाने से पहले ही उसे देख लेती है और ना चाहते हुए भी उसे रोज को कार में बिठाना पड़ता है। रोज उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो कहता है कि वो एक बड़ी पार्टी में जा रहा है। इस पर रोज कहती है शायद पार्टी में आया हुआ कोई आदमी उसकी आंट को जानता हो और उसे उनके घर पहुंचा दे। यहाँ सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं कि जेम्स बीच हाउस से निकलने के लिए तैयार होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड जोए रोते हुए उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब दुनिया खत्म होने वाली थी, इसलिए जोए की प्रेगनेंसी की बात सुनकर जेम्स खुश होने की जगह दुखी हो जाता है। जोए को बच्चे की फिक्र होती है, जबकि जेम्स को उस पर गुस्सा आता है कि वो उसे ये खबर ऐसे समय में सुना रही थी जब वो इस बात की खुशी भी नहीं मना सकता, और कहता है कि दुनिया खत्म होने के समय वो महसूस नहीं करना चाहता कि सब कुछ खत्म हो रहा है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। गाड़ी चलाते वक्त जेम्स के हाथ से बहते हुए खून को देखकर रोज उसे पट्टी बांधने के लिए अपना सॉक्स देती है। उसके जख्म पर बैंडेज करते हुए रोज कहती है कि उसे लगता है कि वो नर्क में जाएगी, क्योंकि उसने एक बार एक बदमाश लड़के के मरने की दुआ की थी और उस बदमाश को ल्यूकेमिया हो गया था और वो मर गया था। तब जेम्स उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं। अचानक जेम्स देखता है कि एक पुलिस कार लाइब्रेरी के सामने रुकती है और उसमें से एक परिवार बाहर निकलता है। जेम्स रोज को अंदर लेकर जाता है। वो उन लोगों से कहना चाहता था कि रोज को भी अपने साथ रख लें, पर उस फैमिली में जो औरत थी वो उन दोनों से बाहर जाने को कहती है और उसका पति अपने हाथ में गन लिए परेशान खड़ा रहता है। जेम्स समझ जाता है कि वो लोग क्या करने वाले थे, इसलिए जेम्स वहाँ से निकलने लगता है कि तभी वो आदमी उसे रोक कर कहता है कि वो अपने बच्चों की मौत का इंतजार करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए परिवार समेत मरने के लिए यहाँ आया था। फिर वो जेम्स से कहता है कि वो उसके बच्चों को मार डाले, क्योंकि वो अपने हाथ से ऐसा नहीं कर पा रहा था। जेम्स के ना कहने पर वो उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है, पर उन सबको उनकी किस्मत पर छोड़कर वो रोज को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जल्द ही वो दोनों पार्टी में पहुँच जाते हैं। रोज नर्वस होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। पार्टी के अंदर लोगों की भीड़ नाचने गाने और मस्ती करने में बिजी थे। कुछ लोग रशियन म्यूजिक बजा रहे थे तो कुछ यूं ही शोर शराबा कर रहे थे। रोज उस माहौल में घबरा जाती है, इसलिए जेम्स उसे बचाते हुए वहाँ से गुजरता है। आखिर में जेम्स की मुलाकात अपने दोस्त फ्रेडी से होती है, जो उस पार्टी में होस्ट था। जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड विकी को ढूंढता है, जो कि फ्रेडी की बहन थी। फ्रेडी उसे बताता है कि वो लोग जिस काम पर लगे थे वो पूरा हो चुका है। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ लोग गंदी हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन जेम्स रोज का ध्यान बटाने के लिए उसे चिप्स का बोल पकड़ा देता है और खुद विकी को ढूंढने लगता है। अचानक एक औरत वहाँ आकर दावा करती है कि रोज उसकी बेटी है। ये सुनकर जेम्स रोज को उस औरत से बचाता है। फाइनली जेम्स को विकी मिल जाती है, जो जेम्स के साथ इंटीमेट होने के लिए रोज को वहाँ से हटा देती है। जेम्स रोज को वहाँ अकेला छोड़ने में हिचकिचाता है, पर विकी की जिद करने पर रोज को पूल के पास छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। बेड पर आकर दोनों इंटीमेसी में ज्यादा मजा पाने के लिए किसी नशीले पाउडर को सूंघते हैं, पर फिर भी जेम्स का मन नहीं लगता, क्योंकि उसे अपनी बहन और उसके परिवार के मरने की बात याद आ जाती है और वो उदास हो जाता है। लेकिन विकी पर असर नहीं पड़ता। वो कहती है कि अब इन बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जल्दी सभी लोग मरने वाले थे। ये सुनकर जेम्स को उस दिन सुबह जोए के साथ अपने रूखे बर्ताव के लिए बुरा फील होता है। उसकी उदासी दूर करने के लिए विकी उसे बेसमेंट में ले जाती है। इस बीच पूल में स्विमिंग करते हुए रोज की मुलाकात दोबारा उस औरत से होती है, जिसने उसे अपनी बेटी समझा था। वो औरत उसे एक कोने में ले जाकर एक गोली खाने को देती है और कहती है कि इससे वो रिलैक्स फील करेगी, पर रोज डर जाती है और उससे कहती है कि वो तभी गोली खाएगी जब वो औरत उसे अपनी आंट के घर पहुंचा देगी। उधर बेसमेंट में विकी जेम्स को बताती है कि फ्रेडी ने उस बंकर को बनाकर रेडी कर लिया है, साथ ही उसमें साल भर की सारी जरूरतों का सामान भी इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जेम्स ये देखकर खुश नहीं होता और कहता है कि उन्हें आग के तूफान से बचने के लिए जमीन के अंदर और ज्यादा गहराई में बने बंकर की जरूरत थी। बाहर रोज पर मेडिसिन का असर होने लगता है और वो भीड़ में एंजॉय करने लगती है, पर उसे नशे में अलग अलग तरह के भ्रम होने लगते हैं। उधर बंकर में विकी को जब ये पता चलता है कि जेम्स जोए से मिलने गया था, तो वो उसको ताने देती है कि ऐसे वक्त में अपनी फैमिली के पास होने की जगह वो जोए से मिलने कैसे जा सकता था। वो उसका मजाक उड़ाती है, फिर रोते हुए कहती है कि उसे मरने से बहुत डर लग रहा है। जेम्स उसे पकड़कर तसल्ली देता है, पर फिर वो इंटीमेसी के लिए जिद करने लगती है। जेम्स उसे रोककर कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वो पार्टी में आया था। इतने में फ्रेडी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और विकी को रोते हुए देखकर जेम्स से पूछता है कि वो रो क्यों रही है। इस पर जेम्स फ्रेडी से झगड़ता है कि उसने अपनी बहन के दिमाग में तबाही से बचने की झूठी उम्मीद भर दी है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। विकी फ्रेडी को बताती है कि जेम्स का कहना है कि ये बंकर किसी काम का नहीं। ये सुनकर फ्रेडी गुस्से में चिल्लाते हुए जेम्स के पीछे जाता है। बाहर आकर जेम्स रोज को उल्टी करते देखता है और उस पागल औरत को खींचकर रोज से अलग करता है, जो अभी भी रोज को अपनी बेटी कह रही थी। तभी फ्रेडी हाथों में गन लिए हुए वहाँ आता है और उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए जेम्स पर निशाना लगाता है। वो पागल औरत फ्रेडी से कहती है कि रोज उसकी बेटी है, इसलिए फ्रेडी उसे रोज को वापस उसकी माँ के हवाले करने को कहता है। जेम्स उस औरत को लगातार धक्के देता रहता है और तभी वहाँ विकी आ जाती है। वो फ्रेडी के हाथ से गन लेकर जेम्स पर निशाना साधती है और जेम्स की जगह उस पागल औरत को शूट कर देती है। पार्टी कर रहे लोग गन की आवाज पर चौंक जाते हैं और जल्दी सब भूलकर फिर से पार्टी में बिजी हो जाते हैं। विकी जेम्स
को जाने को कहती है, इसलिए वो बाहर निकल जाता है। पर वहाँ आकर देखता है कि उसका वैन चारों तरफ दूसरी कारों से घिर गया था। वो बेहोश रोज को गोद में उठाकर एक सुरंग में ले जाता है और उसे थोड़ा पानी पिलाता है। जल्दी वो एक कार के पास खड़े हुए आदमी को नशे की हालत में गाते हुए देखता है। मौके का फायदा उठाकर जेम्स उस कार को चुराकर भाग जाता है और रोज के साथ अपनी माँ के घर पहुँच जाता है। फिर जेम्स और उसकी माँ मिलकर रोज के कपड़े बदलते हैं और उसके फीवर को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। जेम्स की माँ उसे डांटती है कि उसने तो दावा किया था कि वो कभी लौट कर नहीं आएगा, तो फिर क्यों आया है। जेम्स कहता है कि वो रोज को छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उसकी तबीयत की वजह से उसे रुकना पड़ा। फिर जेम्स की माँ उससे उसकी बहन के बारे में पूछती है तो वो उसे झूठ कह देता है कि वो अपनी बहन से नहीं मिला। उसकी माँ बताती है कि कल वो उसके घर गई थी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला था, इसलिए वो कहती है कि उसकी बेटी सेल्फिश हो चुकी है क्योंकि वो उसे अपनी नातिन से मिलने नहीं देती और सारा इल्जाम उसके दामाद पर लगाती है। जेम्स नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी बहन के बारे में ऐसा सोचे, इसलिए वो झूठ मूठ ये कह देता है कि उसकी बहन अपने परिवार के साथ कहीं और गई हुई है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि उसकी कार कहाँ है, तो वो कहती है कि वो उस बच्ची को बचाने के लिए बेकार कोशिश कर रहा है। इस पर जेम्स कहता है कि वो रोज की हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ अगर ये नहीं समझ सकती तो ये उनकी प्रॉब्लम है। आखिर उसकी माँ उसे बता देती है कि उसकी कार चोरी हो गई है। उनके बीच होने वाले आर्गुमेंट्स के बावजूद इस बात पर दोनों खुलकर हंसने लगते हैं। फिर उसकी माँ उसे कबाड़ खाने में गैस कैन ढूंढने के लिए कहती है और वो उसे ढूंढते हुए अपनी माँ से पूछता है कि दुनिया खत्म होने से पहले उनका क्या प्लान है। तो वो कहती है कि वो दुनिया खत्म होने से पहले सिर्फ अपना पजल गेम फिनिश करना चाहती हैं। थोड़ी देर में रोज को होश आ जाता है और जेम्स उसे वापस कार में बिठा देता है। फिर अपनी माँ को गुड बाय कहने के लिए जाता है। तब उसकी माँ कहती है कि वो रोज के लिए जो कुछ भी कर रहा है इससे वो बहुत खुश है। फिर उसकी माँ जबरदस्ती उसे जाने के लिए कहती है। जेम्स उनको पजल खत्म करने के लिए गुड लक कहकर आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ जाता है। रास्ते में रोज जेम्स से इस बात के लिए माफी मांगती है कि वो पार्टी में उस औरत की चाल में फंस गई थी, पर जेम्स उसे समझाता है कि वो उस बात को भूल जाए क्योंकि अगर वो उदास होकर अपने डैड से मिलेगी तो उसके डैड को अच्छा नहीं लगेगा। और ये सुनकर रोज मुस्कुरा देती है। जल्दी वो दोनों रोज की आंट के घर पहुंच जाते हैं। रोज खुशी के मारे दौड़ती हुई अपने डैड और फैमिली को पुकारती हुई घर के अंदर जाती है, पर अंदर जाने पर उन्हें घर खाली मिलता है। पूरा घर ढूंढने के बाद रोज हैरानी से सोचती है कि शायद सब लोग पास वाले तालाब की तरफ गए होंगे, इसलिए वो दौड़कर वहां जाती है। इस बीच जेम्स दूसरी ओर जंगल की तरफ जाता है जहाँ उसे रोज के डैड और उसकी पूरी फैमिली की बॉडी मिलती है। जेम्स रोज को उसकी फैमिली को देखने से रोक देता है और दुख के साथ कहता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है। रोज अपने डैड को देखने के लिए जिद करती है, इसलिए वो उसे उठाकर वहाँ ले जाता है और जब वो उसे अपनी गोद से उतारता है तो वो ये कंफर्म करने के लिए अपने डैड का चेहरा देखना चाहती है। उसे ज्यादा तकलीफ ना हो ये सोचकर जेम्स उसके डैड की बॉडी को उठाकर उसके पास ले आता है। वो अपने डैड को पहचान कर रोने लगती है। जेम्स उसे वहाँ से हटने को कहता है पर वो मना कर देती है और कहती है कि उसके डैड ने उससे प्रॉमिस किया था कि जब दुनिया खत्म होगी तो वो सब साथ होंगे। फिर जेम्स और रोज उसके डैड की बॉडी को तालाब के पास ले जाते हैं जहाँ वो उनकी बॉडी को फूलों से सजाती है। जेम्स उसे उसकी फैमिली का वो फोटो देता है जो उसे उसके फादर की बॉडी से मिला था। फिर वो उसे बताता है कि वो भी एक फादर बनने वाला था क्योंकि उसकी वजह से एक औरत प्रेग्नेंट हो गई थी। तब रोज उससे पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट औरत विकी से ज्यादा खूबसूरत है, तो जेम्स कहता है कि हाँ। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहते हैं और जेम्स कार ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। रोज दौड़ती हुई तब तक गाड़ी का पीछा करती है जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। जब वो नजर नहीं आती तो जेम्स चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए रोने लगता है। आग का तूफान पहुँचने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। जेम्स तेजी से बीच की तरफ बढ़ता है पर कार बहुत गर्म हो चुकी थी, इसलिए वो उस झुलसती गर्मी में पैदल दौड़ने लगता है। वहाँ पहुँचने पर देखता है कि जोए का घर खाली पड़ा था। फिर वो दौड़ते हुए बीच की तरफ जाता है और देखता है कि जोए बीच पर बैठी उस खतरनाक आग के तूफान को आते हुए जेम्स के पास जाता है, पर वो गुस्से में उसे धक्का देकर दूर कर देती है क्योंकि जेम्स उसे अकेला छोड़कर चला गया था। इस बात से वो नाराज थी। जेम्स उससे माफी मांगते हुए अपने प्यार का इजहार करता है और जोए भी उसको गले लगाते हुए कहती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कस कर पकड़े रहते हैं कि तभी आग का तूफान आ जाता है और पूरा बीच लाल हो जाता है। जोए कहती है कि तूफान बहुत खूबसूरत है और फिर दोनों उस तूफान की आग में समा जाते हैं। दोस्तों, आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।